हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें आज हम लोग एक नए चैप्टर को देखेंगे जो कि क्या है, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो वियना कांग्रेस है उसका बैकग्राउंड क्या था। और वियना कांग्रेस का जो बैकग्राउंड था वो नेपोलियन के डाउनफॉल में ही शुरू होता है। तो आप एक तरह से जो पिछले लेक्चर्स हैं नेपोलियन के, तो वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। सेम बातें आपको वहाँ भी मिली होंगी, ठीक है। लेकिन आप इस लेक्चर को पूरी तरह से स्किप नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग वियना कांग्रेस 1815 में। तो वियना कांग्रेस था क्या, क्यों बनाया गया था, या क्यों उसको मतलब एक तरह से अरेंज किया गया था, मीटिंग टाइप का बुलाया गया था, वो आखिर था क्या, वो टोटल हम लोग इसमें कवर करेंगे वियना कांग्रेस के बारे में। तो नेपोलियन के नेतृत्व में क्या हुआ था कि फ्रांस जो था वो यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। अब साम्राज्यवादी विस्तार की इच्छा और उसका जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, यानी कि महाद्वीपीय व्यवस्था, तो उसके तहत उसने क्या किया, अपने भाई जोसेफ को बलपूर्वक स्पेन का राजा बना दिया था नेपोलियन। अब नेपोलियन के इस कृत्य से, यानी कि इसके उस नेपोलियन के इस एक्शन से स्पेन का जनता क्या हुआ, उसको अपना अपमान माना और पूरा स्पेन जो है नेपोलियन के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। अब स्पेन के राष्ट्रवादी हितों और गुरिल्लों से, मतलब जो गुरिल्ला टेक्निक वहाँ के लोग यूज करते थे, और जो राइज ऑफ नेशनलिज्म था वहाँ पे राष्ट्रवाद जो उभरा था, उससे अनेक जगह पे क्या हुआ, फ्रांसीसी सेना को युद्ध का सामना करना पड़ा। और इससे क्या हुआ, इस लड़ाई में इंग्लैंड ने भी स्पेन का क्या कर दिया, एक तरह से सहयोग कर दिया। और अंततः जो है 1814 में फ्रांस को पराजय मिली। तो इंग्लैंड और स्पेन एक हो गए और फ्रांस इधर से अकेले था, तो फ्रांस का पराजय होना तो तय ही था एक तरह से, क्योंकि इंग्लैंड तो उस टाइम भी क्या था, एक तरह से पावरफुल कंट्री ही था। स्पेन में फ्रांस की पराजय को नेपोलियन के पतन की शुरुआत माना जाता है। और यहीं से क्या होता है, स्पेन में जब फ्रांस हारता है तो नेपोलियन का डाउनफॉल जो है यहीं से शुरू होता है। स्वयं नेपोलियन भी इस बात को मानता है कि स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण था। यानी कि नेपोलियन का भी यही मानना था कि स्पेन का जो भी उसका इच्छा था, जो डिजायर था स्पेन में, उसके कारण ही उसका विनाश हुआ। प्रसा, रूस, स्वीडन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने भी स्पेन के खिलाफ क्या कर लिया, चौथे गुट का निर्माण किया। 1 मार्च 1814 को इंग्लैंड, प्रसा और ऑस्ट्रिया और रूस के बीच क्या हुआ, एक संधि हुआ। जिस संधि में क्या डिसाइड किया गया कि जब तक नेपोलियन का हार नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग युद्ध जारी रखेंगे। और यह भी हुआ कि शांति संधि सभी संधिकर्ता राष्ट्रों की सहमति से की जाएगी। यानी कि जब तक तो नेपोलियन हारेगा नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा, जब वो संधि करने के लिए तैयार होगा तो कोई एक राष्ट्र अकेले जाकर के संधि नहीं करेगा, बल्कि जो भी लोग, हम लोग जो भी मतलब उस गुट में मिले हुए थे, इंग्लैंड, प्रसा और ऑस्ट्रिया, रसिया, तो हम लोग सब मिल करके एक साथ संधि करेंगे उससे। यानी कि ओवरऑल पूरा नेशन एक साथ उससे संधि करेगा। अब क्या हुआ, इससे नेपोलियन जो था वो चारों तरफ से घिर गया। और मार्च 1814 में फाउंटेन ब्ल्यू नामक स्थान पर नेपोलियन व अन्य देशों के बीच संधि हुई, जिसके बाद फ्रांस के सिंहासन को त्याग दिया और उसे एल्बा नामक द्वीप का शासक बना दिया गया, जहां पे उसको 20,000 फ्रैंक जो है वार्षिक जो है वेतन दिया जाता था। क्या हुआ, नेपोलियन तो पहले हारा था 1814 में, कहाँ पे, फाउंटेन ब्ल्यू नामक स्थान पर। और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, एक तरह से हटा दिया जाता है फ्रांस से, लेकिन जिंदा छोड़ दिया जाता है। एक छोटे से द्वीप का, आइलैंड का, उसको शासक बना दिया जाता है ले जाकर के, और कुछ सैलरी भी दिया जाता है कि आप जाओ वहाँ शांति से रहो और पूरे यूरोप में शांति रहने भी दो। अब क्या होता है, नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण करने के लिए 1814-15 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन हुआ। तो सबसे पहले वियना कांग्रेस का नाम वियना कांग्रेस क्यों है, क्योंकि जो ये सम्मेलन हुआ, एक तरह से मीटिंग हुआ, असेंबली हुआ, ये वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, इसलिए वियना कांग्रेस नाम पड़ा। दूसरा, ये क्या कब हुआ था, तो जब नेपोलियन का डाउनफॉल हो गया, यानी कि नेपोलियन का पूरी तरह से पतन हो गया, तब हुआ था 1814-15 में। लेकिन याद रखिएगा, नेपोलियन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तो ये लोग क्या किया, वहाँ पे मीटिंग बुलाए वियना कांग्रेस में, और जो यूरोप का मानचित्र था, जो मैप था, उसको पुनः रीअरेंज किया गया। रीअरेंज करे जाने का क्या मतलब था, तो मैटरनिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, वहीं से पता चल जाएगा रीअरेंज का। तो मैटरनिक ने इस सम्मेलन का क्या किया, अध्यक्षता किया। मैटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का था, सबसे टॉप, मतलब एक तरह से टॉप पोजीशन होल्ड करता था ऑस्ट्रिया में।
इसमें क्या हुआ, भाग लेने वाले अन्य विशिष्ट व्यक्तियों में रूस का जार अलेक्जेंडर, प्रसा का फ्रेडरिक विलियम तृतीय, इंग्लैंड का प्रतिनिधि लॉर्ड कैसरलेरे, ठीक है, सॉरी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से इसको मैं भी, तो लॉर्ड कैसलरे, फ्रांस का मंत्री तेलरा आदि शामिल थे। तो इसमें और भी सिर्फ यही नहीं था, ऑस्ट्रिया का मैटरनिक ही नहीं था, और ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे, जैसे रूस का जो जार अलेक्जेंडर था, पर्सिया का फ्रेडरिक विलियम थर्ड था, इंग्लैंड का लॉर्ड कैसरले था, उसके बाद फ्रांस का मंत्री आया था जो कि तेलारा था। टर्की जो है इस सम्मेलन में भाग लेने से क्या कर दिया, पूरी तरह से मना कर दिया। इस सम्मेलन में क्या किया गया, जब ये सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, तो इसमें जो है राजतंत्र को पुनर्जीवित करते हुए फ्रांस में क्या किया गया, पुनः बुर्बो वंश जो वहाँ पे चल रहा था, बर्बन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको फिर से स्थापित किया गया। और लुई 16 जो 16 था, 16वां, उसके छोटे भाई लुई 18 को मतलब वहाँ पे गद्दी पे बैठा दिया गया, यानी कि लुई 16वां का छोटा जो भाई था वो लुई 18 टाइटल के साथ वहाँ पे गद्दी पे बैठा। मुझे तो इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि लुई 17 क्यों नहीं बना। आपको अगर समझ में आता होगा तो बताइएगा कमेंट में। देश की भौगोलिक सीमा लगभग वहीं रखी गई जो फ्रांस की क्रांति के पूर्व थी, यानी कि जो मानचित्र का बात हम लोग पहले किए थे, तो मानचित्र क्या किया गया, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 था, मतलब हुआ था, तो उसके पहले जैसा मतलब फ्रांस का एरिया था, जो मैप था वही कर दिया गया। उसके बाद का यानी कि 1789 के बाद जब नेपोलियन आता है, और नेपोलियन जो अपना पूरा साम्राज्यवादी विस्तार करता है, पूरा अगल बगल के क्षेत्रों को एक तरह से जीत करके फ्रांस को मतलब बड़ा बना देता है, फ्रांस के एरिया को, तो सारे एरिया जो कि वो जीता था सबको क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। इसी दौरान नेपोलियन क्या करता है, जहाँ पे उसको भेजा गया था वहाँ पे पुनः सेना एकत्रित कर लेता है, और फ्रांस की अव्यवस्था, लुई के शासन से उत्पन्न असंतोष और विभिन्न मसलों पर गुटिये राष्ट्रों के बीच मतभेद ने नेपोलियन को संधि की शर्तें तोड़ने और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तो एक तरह से क्या हुआ, लुई क्या शासन काल से जो भी मतलब परेशानी उत्पन्न हो रहा था, लोग तो उससे नाराज थे ही, असंतोष थे ही। उसके बाद जो मित्र राष्ट्र थे उसमें भी आपस में जो बंटवारा करे थे फ्रांस का, उसमें भी मतभेद हो गया उन लोगों में। अब नेपोलियन क्या हुआ, इन लोगों के कमजोरी का फायदा उठाता है और फिर संधि का जो भी प्रस्ताव था उसको तोड़ करके वापस आता है, कहाँ पे, पेरिस में। तो उसके पेरिस पहुंचने के पूर्व ही लुई 18 को पता चल जाता है कि नेपोलियन आ रहा है, तो वो फ्रांस छोड़कर ही भाग जाता है। नेपोलियन क्या करता है, पुनः फ्रांस का सम्राट बन जाता है। इसके बाद जो है मित्र राष्ट्र ने फिर से युद्ध की तैयारी करते हैं, मित्र राष्ट्र, और 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों और नेपोलियन के बीच वाटरलू के मैदान में एक निर्णायक युद्ध हुआ, यानी कि यहाँ पे फाइनल युद्ध होता है जिसमें नेपोलियन की निर्णायक पराजय हुई, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से नेपोलियन हार चुका था। इस प्रकार नेपोलियन का फ्रांस पर 100 दिनों का शासन समाप्त हुआ और उसे अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप सेंट हेलेना भेज दिया गया। नेपोलियन जो है पूरी तरह से हार जाता है, उसको बाद उसको एक सेंट हेलेना द्वीप पे, आइलैंड पे उसको भेज दिया जाता है, जहां निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए 6 वर्ष बाद 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसमें हम लोग सिर्फ वियना कांग्रेस का एक तरह से बैकग्राउंड देखें कि वियना कांग्रेस क्यों बुलाया गया था। तो मेनली बुलाया गया था एक तरह से नेपोलियन को हराने के बाद, ठीक है, नेपोलियन को हराने के बाद फ्रांस का जो भी वहाँ पे स्थिति को एक तरह से देखना था। उसके बाद यूरोप का जो मैप था उसको पुनर्निर्धारण करना था, यूरोप में शांति व्यवस्था को लाना था। इन्हीं सब कारणों के लिए ये मीटिंग बुलाया गया था। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।